हाँ तो मित्रों, डब्ल्यूटीओ की कैमरून समिट खत्म हो चुकी है। इसका क्या रिजल्ट आया, क्या परिणाम आया? जवाब है तंबूरा, यानी कुछ नहीं आया। ये विदेशी गाड़ियों पे आप ज़्यादा टैक्स लगा दो, टैरिफ बैरियर। यूरोपियन यूनियन में अपने फ्रूट्स वेजिटेबल एक्सपोर्ट करें और वो सरकार कहे देखो इसमें तो ये पैसा एसपीएस, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी अग्रीमेंट भी है। खाने के अलावा वाली चीज़ें जैसे टीवी, फ्रिज, मोबाइल, गाड़ियाँ, तो वहाँ टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड ये अग्रीमेंट है। डब्ल्यूटीओ पाम सब्सिडी को 3 हिस्सों में बांटता है, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स। तो हमारा 10%, इंडिया का 10% अमेरिका के 5% से छोटा है। अब यहाँ पर बांग्लादेश को तकलीफ हो गई तो 2026 में उनका एलडीसी स्टेटस समाप्त हो जाएगा कि वी आर कमिटेड टू डोहा डेवलपमेंट एजेंडा। और सामने अमेरिका, यूरोपियन, नहीं नहीं तुम कहाँ गरीब हो, तुम्हें अमेरिकन आइडल बनाने की बात हमने कभी कबूल की ही नहीं है। चाहे आप नेटफ्लिक्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर कस्टम ड्यूटी की बात करो, चाहे दवाइयों के पेटेंट पर कंपलसरी लाइसेंस की बात करो, या फिशरीज सब्सिडी खत्म करने की बात करो। बस डिसीजन इतना हुआ कि ये सारे मुद्दे पर हम कंक्लूड नहीं कर पाए, तो जिनीवा हेडक्वार्टर में वापस मिलकर वहां आगे की चर्चा करेंगे। अब डब्ल्यूटीओ की कोर्ट में इंडिया तो बहुत सारे केस हार ही गया है, चाहे शुगर केन का मामला हो या सोलर सब्सिडी का। लेकिन हम उनके जजमेंट कभी मानते नहीं, क्योंकि उनके अपील में हम चले जाते हैं हाई कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट। एम्बर बॉक्स सब्सिडी में कोटा है कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री 5% से ज़्यादा नहीं दे सकती, थर्ड वर्ल्ड कंट्री 10% से ज़्यादा नहीं दे सकती। 2013 की बाली समिट में मनमोहन सिंह अड़ गए कि हमें ये सब कोटा सिस्टम मंजूर नहीं है, हम असहकार करेंगे, नॉन कोऑपरेशन। तो फिर डब्ल्यूटीओ ने एक पीस क्लॉज लगा दिया कि आपको ये सारे रूल्स लागू नहीं होंगे। अगर सोमालिया जैसे देशों से अमेरिका, यूरोप में माल जाएगा तो फिर डब्ल्यूटीओ रूल्स कहते हैं कि भारत ने चीन को भी अपने मोस्ट फेवर्ड नेशन के रूप में ट्रीट करना होगा। हालांकि डब्ल्यूटीओ के सारे रूल्स ऐसे कोई किसी का कुछ उखाड़ नहीं सकता। ये नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, किंडल, स्पॉटिफाई आदि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन था उस पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगती थी, लेकिन ट्रंप अड़ गया तो ये मैटर सॉल्व नहीं हो पाया है। कुल मिलाकर आज मैं जितना पढ़ाने वाला हूँ इस एक स्लाइड में समराइज किया जा सकता है। वीडियो पॉज करके देख लो। 4, 3, 2, 1। हाँ तो मित्रों, डब्ल्यूटीओ की कैमरून समिट खत्म हो चुकी है। इसका क्या रिजल्ट आया, क्या परिणाम आया? जवाब है तंबूरा, यानी कुछ नहीं आया। हालांकि फिर भी एग्जाम के लिए जो थियरी समझनी है, कंटेम्पररी इश्यूज और कुछ टर्म समझने, एक एक करके देखते हैं। आखिर में वीडियो के एंड में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तो टाइम स्टैम्प के हिसाब से देख लेना। सबसे पहले हम डब्ल्यूटीओ का उदय और विकास देखते हैं। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस होती है। उसके परिणाम स्वरूप 3 संस्थाएं निकलती है। पहली वर्ल्ड बैंक, जो गरीब देशों को लोन देगी। दूसरी है आईएमएफ, जो करेंसी एक्सचेंज और बैलेंस ऑफ पेमेंट के प्रॉब्लम्स में अलग अलग देशों की मदद करेगी। कलेक्टिवली ये दोनों वॉशिंगटन में बैठते हैं और इनको ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है। फिर तीसरी संस्था बनती है, मतलब प्रपोजल ये था कि एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, लेकिन उस जमाने में अमेरिका ने विरोध किया। उसकी जगह एक बना जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, GATT, जो आगे और एक्सपांड होगा और वहां से बनेगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ के बारे में कुछ फैक्ट्स जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला, माराकेश ट्रीटी से बना है, जो मोरक्को में है। हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड के जिनीवा में है। 1995 में यह बना था और भारत इसका फाउंडिंग मेंबर है। अब यहाँ वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में एक कॉमन बात यह है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसने ज़्यादा पैसा कंट्रीब्यूट किया है, जिसका शेयर होल्डिंग ज़्यादा है, उसको ज़्यादा वोटिंग पावर मिलेगा। तो हो सकता है अमेरिका अकेले का 17% वोटिंग पावर हो, जबकि वो एक ही देश है। वेरेस डब्ल्यूटीओ में ऐसा नहीं है, इसमें डेमोक्रेसी की 1 मेंबर 1 वोट ओनली, और ऐसे 166 मेंबर कंट्रीज हैं। अब क्या बहुत अच्छा है, तो लोकतांत्रिक है, एक देश को एक वोट मिले। हालांकि इसकी तकलीफ भी है, जो हम आगे देखेंगे। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर समझते हैं। सबसे ऊपर है मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस यानी मंत्रिपरिषद। तो भारत का कौन सा मिनिस्टर जाएगा? फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जाएंगे। उसके नीचे होता है डायरेक्टर जनरल, उसके नीचे जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल के अलावा एक ट्रेड रिव्यू बॉडी, जो अलग अलग अग्रीमेंट्स की समीक्षा करती है, क्या अच्छा बुरा हो रहा है। और डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए एक अलग स्ट्रक्चर है। डिस्प्यूट सेटलमेंट मतलब समझो कोई अग्रीमेंट है कि सब देशों ने टैक्स कम करने हैं, कोई देश बात नहीं मानता, तो झगड़ा हुआ कहाँ पर जाएंगे? तो ऐसी एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी होती है डब्ल्यूटीओ की। वहाँ पर मान लीजिए भारत हार गया, अमेरिका जीत गया, तो आप हाई कोर्ट में हारे तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
तो फिर भारत उसके ऊपर अपीलिएट बोर्ड में जाएगा। हालांकि यहाँ तकलीफ ये है कि अपीलिएट बोर्ड में जजों की संख्या कम है, क्योंकि यहाँ जजिस का अपॉइंटमेंट कोई यूपीएससी एग्जाम से नहीं होता है, वोटिंग से होता है। और मैंने आपको बताया एक देश का एक वोट है, और सभी देशों ने 100% वोट करना पड़ेगा तभी वो जज अपॉइंट होगा। तो हमेशा अमेरिका ट्रंप ब्लॉक करा देगा, कोई भी नाम आया वो रिजेक्ट कर देगा, ताकि ये वैकेंसी बनी रहे। अब परिणाम ये आया कि भारत, उसके खिलाफ बहुत सारे केस हुए कि भारत सरकार ये गन्ना किसानों को, शुगर मिल मालिकों को बहुत सब्सिडी देती है। इसके खिलाफ ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना ये सब डब्ल्यूटीओ में गए। भारत सरकार सोलर पैनल बनाने वाली लोकल कंपनियों को सब्सिडी देती है, उसके खिलाफ अमेरिका डब्ल्यूटीओ में गया। उसके अलावा अमेरिका से आने वाली मुर्गियां, पोल्ट्री, उस पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया, उस पर हो गए। लगभग ये सभी केस में भारत हार गया और ये सब गोरे लोग जीत गए। लेकिन भारत इनमें से कोई जजमेंट मानता नहीं, क्योंकि हम उसके ऊपर अपीलेट बॉडी में जाते हैं जहां हमारा केस अपील में है और जज तो है नहीं, तो ये कभी सॉल्व हो ही नहीं सकता। ये भी एक कारण है कि डब्ल्यूटीओ की बात कोई मानता नहीं। तो मैंने आपको डब्ल्यूटीओ का ओरिजिन और स्ट्रक्चर बताया। अब इंटरनेशनल ट्रेड में अलग अलग प्रकार के बैरियर्स, अग्रीमेंट्स हमें समझने हैं। मित्रों, लेटेस्ट यूपीएससी रिजल्ट में अनअकैडमी का हिस्टोरिक परफॉर्मेंस है। हमारे 100 से ज़्यादा लर्नर्स ने यूपीएससी क्रैक किया है। इसमें हम लोग ये फ्री मॉक टेस्ट, फ्री मॉक इंटरव्यू, ये सब डेटा देख के भ्रमित नहीं कर रहे हैं। केवल रियल टॉपर्स जिन्होंने हमारा ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम और उसका पेड सब्सक्रिप्शन लिया था उसकी बात हो रही है। सर, मैंने जब इंटर्नशिप के टाइम ही ऑनलाइन कोर्स अनअकैडमी का लिया था, और तभी जो डिफरेंट एजुकेटर्स थे, तभी मेरा फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होना चालू हुए। क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ मैंने इतने पढ़े नहीं थे, ऑल्दो 10th तक मुझे सोशल साइंस और जो सब्जेक्ट्स हैं, लाइट सब्जेक्ट, काफ़ी अच्छे लगते थे। लेकिन सर उसके बाद एक डेफिनेटली एक टच छूट जाता है, काफ़ी चीज़ें मिस हो जाती हैं। बट वही एकदम से जो जिस इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जाता है अनअकैडमी पे, तो काफ़ी अच्छा लगा। जैसे सर मुझे आपका, मैं कल बता ही रहा था, ज्योग्राफी पढ़ने में जिस तरह से आप पढ़ाते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं एजुकेटर्स काफ़ी हेल्प करते हैं। और सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, बाकी भी एजुकेटर्स हैं सर। हिस्ट्री में सर काफ़ी कुछ चीज़ें आपको जानने को मिलती हैं। इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स मृणाल सर बहुत स्ट्रॉन्ग कराते हैं। तो सर ऐसे हेल्प होती है सर। ऑल इंडिया रैंक 1 से लेके करीब 100 से ज़्यादा हमारे ऐसे टॉपर्स हैं। एवरेज वॉच टाइम इनका निकाले 400 घंटे से ज़्यादा इन्होंने अनअकैडमी पर पढ़ाई की है। और इस खुशी में हमारा 1 साल का पूरा सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है केवल 16,999 में, जिसमें आपको प्रीलिम से मेंस, जीएसए, सीसेट, थियरी से करंट, एनसीईआरटी से एडवांस, ऑल द वे अप टू मेंस आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन सब कुछ मिल रहा है। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। डिस्काउंट कोड याद रहे, mrunal.org। बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाएं। कि भारत और चीन अपनी गाड़ी अमेरिका एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो सामने इलॉन मस्क को मज़ा नहीं आएगा कि मेरी टेस्ला कम बिकेगी। तो वो जो भी सत्ता पक्ष है, अभी ट्रंप है, बाद में कोई और नेता आएगा, उसको थोड़ा इलेक्शन फंडिंग में पैसा खिला के एक बाधा खड़ी करेगा, बैरियर क्रिएट करेगा। ये विदेशी गाड़ियों पे आप ज़्यादा टैक्स लगा दो, टैरिफ बैरियर। फिर कुछ बार उनको लगे कि एक हद से ज़्यादा टैक्स तो बढ़ा नहीं पाएंगे, तो नॉन टैरिफ बैरियर यानी क्वालिटी कंट्रोल के उलझुल नियम बना देंगे, ताकि भारत चीन का माल अमेरिका ना जा सके। अब ऐसे जो टैरिफ बैरियर है, मतलब टैक्स ज़्यादा लगाया जाए, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चाहता है एक हद से ज़्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए। तो अगर वस्तु यानी गुड्स में ऐसा हो रहा है, उसके खिलाफ अग्रीमेंट है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। अगर सर्विसेज में ऐसा हो रहा है, उसके खिलाफ अग्रीमेंट है जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, GATS। फिर मैंने बताया कुछ बार टैक्स ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे तो दूसरी तरह से परेशान करेंगे कि अगर ट्रंप ये कहे देखो तुम्हारी गाड़ी में अगर 4 कुर्सियां हैं तो चारों में एयरबैग्स होने चाहिए, ये गाड़ी के अंदर आर्सेनिक, लेड, ऐसा एकदम जहरीला केमिकल इतने परसेंटेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, गाड़ी में जितने शीशे हैं उस पर UV कोटिंग होना चाहिए, वरना हमारे गोरे लोगों को स्किन कैंसर हो जाएगा। और स्वाभाविक ऐसे सारे फीचर ऐड करने पर आपकी गाड़ी का कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगा। और भारत के पास क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होगी, हम तीसरे देश से मंगा के इंस्टॉल करेंगे, तो हमारी गाड़ी इतनी महंगी हो जाएगी, अमेरिका में लोग खरीदेंगे नहीं। तो ये सब क्या हुए, टेक्निकल बैरियर्स, टेक्निकल रूल्स बना दिए, और यहाँ पर टैक्स नहीं बढ़ाया है, तो ये नॉन टैरिफ बैरियर भी है। उसी प्रकार हम यूरोपियन यूनियन में अपने फ्रूट्स वेजिटेबल एक्सपोर्ट करें और वो सरकार कहे देखो इसमें तो ये कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स ज़्यादा हैं, जंतु ज़्यादा हैं, इसमें सब हैवी मेटल्स, केमिकल्स, आप इंडिया से ये जो झींगा मछली एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपके तो समंदर में इतने जहरीले केमिकल्स हैं, ये सब झींगा मछली में भी बहुत जहरीले केमिकल हैं, इन सबको हम बैन करेंगे। तो ऐसा SPS, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी अग्रीमेंट भी है। तो मतलब ऐसे रूल्स लगाए जा सकते हैं। WTO केवल चाहता है कि ये साइंटिफिक लिमिट में होना चाहिए, उल जुलूल नहीं होना चाहिए कि मतलब कोई फ्रूट के ऊपर 0 बैक्टीरिया होना चाहिए। आप जानते हैं रियल लाइफ में 0 बैक्टीरिया हो नहीं सकता, हमेशा कुछ तो बैक्टीरिया होंगे। तो
तो ऐसे नॉन टैरिफ बैरियर, उसमें क्वालिटी कंट्रोल के लिए कौन से रूल्स हैं? तो एक तो सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी एग्रीमेंट की मैंने बात की, जो फूड प्रोडक्ट्स के लिए है। खाने के अलावा वाली चीज़ें जैसे टीवी, फ्रिज, मोबाइल, गाड़ियाँ, तो वहाँ टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड ये एग्रीमेंट है। दोनों में बात यह है कि साइंटिफिकली वैलिड हो ऐसे रूल्स रेगुलेशन हो सकते हैं। टैक्स नहीं लगे तो हम क्या कहें, नॉन टैरिफ बैरियर। तो इसका एक प्रकार हो सकता है सब्सिडी, कि अमेरिका और भारत अपने किसानों को इतनी सब्सिडी दे कि विदेशी किसान का सामान कोई खरीदे ही नहीं, इतना लोकल सामान सस्ता मिलता हो। तो ये भी बैरियर हो गया और टैक्स नहीं लगाया तो नॉन टैरिफ बैरियर है। अब डब्ल्यूटीओ चाहता है ये सब्सिडी एक हद से ज़्यादा नहीं देनी चाहिए लोकल इंडस्ट्री को। तो अगर खेती बाड़ी में ये हो रहा है उसके खिलाफ है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। खेती के अलावा वाली चीज़ों में सब्सिडी ज़्यादा दी जा रही है तो वहाँ पर सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स यानी HCM अग्रीमेंट है। तो कुल मिलाकर डब्ल्यूटीओ के मेजर एग्रीमेंट्स मैंने आपको बता दिए। वीडियो पॉज करके देख लीजिए। 4, 3, 2, 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्रीमेंट हमने बड़े वाले देख लिए, अब सब्सिडी और बॉक्सेस समझते हैं। मैंने आपको बताया कि किसानों को एक हद से ज़्यादा सब्सिडी मत दो, ऐसा डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है। अब यहाँ पर सब्सिडी को 3 भागों में क्लासिफाई किया जाता है कि अगर कोई सरकार अपने किसानों को रिसर्च डेवलपमेंट, जानवर है तो उसका वैक्सीनेशन, इसके वास्ते अगर सब्सिडी दे रही है तो वो सब क्लासिफाई होगी ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। तो ट्रैफिक सिग्नल में ग्रीन लाइट का क्या मतलब है कि दे दनादन जितना जाना है जाओ। तो ग्रीन बॉक्स क्लासिफाइड सब्सिडीज वो सरकार चाहे उतना दे सकती है, 1 करोड़, 2 करोड़, 50 करोड़, कोई रोक टोक नहीं है। उसके खिलाफ दूसरा देश डब्ल्यूटीओ में शिकायत करेगा, डब्ल्यूटीओ कुछ नहीं सुनेगा। फिर आती है ब्लू बॉक्स सब्सिडी, जो आइसलैंड जैसे कुछ चुनिंदा देशों के लिए। उसमें क्या मैटर है, उसमें हम दिमाग खर्च नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है एम्बर बॉक्स। एम्बर मतलब समझो वो रेड नहीं है, केसरी जैसा है। तो ट्रैफिक सिग्नल पर भी अगर ऐसी येलो या ऑरेंज लाइट है, इसका मतलब क्या, रुको, देखो, दाएं बाएं देखो, फिर आगे चलो। मतलब कुछ लिमिट्स हैं, आप दे तो सकते हैं पर एक हद से ज़्यादा नहीं। फॉर एग्जाम्पल यूरिया पर, बिजली पर जो सब्सिडी दी जाए, या सरकार खुद ही किसानों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे अनाज खरीद ले, तो ये सब में एक हद से ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते, वरना किसान और ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, वो चीज़ें और ज़्यादा सस्ती हो जाएंगी, तो फॉरेनर्स इंडिया के किसानों के साथ compete नहीं कर पाएंगे। तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर सब टॉपिक एम्बर बॉक्स सब्सिडी, यूरिया, MSP, बिजली, ये सब पर हम फोकस कर रहे हैं। अब यहाँ पर कोई देश अपने किसानों को कितनी सब्सिडी दे सकता है, तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ये सब 5% से ज़्यादा नहीं। थर्ड वर्ल्ड कंट्री है भारत, मैक्सिको, ब्राज़ील वगैरह, तो 10% से ज़्यादा नहीं। आप कहिए 5 और 10, किसका 5 और 10? तो आपके देश का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितना था, उसके 5 और 10% की लिमिट है, उतना पैसा सब्सिडी में दिया जा सकता। अब यहाँ आप एक तकलीफ समझिए कि अमेरिका में कितने बड़े बड़े खेत हैं, कितने बड़े बड़े मशीनों से काम होता है, उसके मुकाबले भारत में तो बहुत छोटे स्तर पर काम होता है। तो हम उनकी बराबरी तो कर ही नहीं सकते। तो जब आप कहते हैं कि अमेरिका, उसने मान लो 100 करोड़ का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किया और आप कहते हैं उसका 5% यानी 5 करोड़ से ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकता, चलो कबूल है। लेकिन भारत अमेरिका के कंपैरिजन में मुश्किल से 1 करोड़ का एग्रीकल्चर पैदा करे, आप कहें उसके 10% की तुमको तो छूट है, तुम्हारे पास ज़्यादा परसेंटेज है, लेकिन आप जब उसको एब्सोल्यूट नंबर में निकालो तो 1 करोड़ का 10% मतलब कितना, 10 लाख रुपए ही आप सब्सिडी में दे सकते हैं। तो हमारा 10%, इंडिया का 10% अमेरिका के 5% से छोटा है। और इसी बात से सब डेवलपिंग कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को नाराजगी है कि ये कोटा थोड़ा अलग होना चाहिए, कि आप या तो ऐसा बोलो कि अमेरिका पर 1% ही होना चाहिए, या आप ऐसा बोलो कि इंडिया पर 25% होना चाहिए। 2013 में डब्ल्यूटीओ की समिट होती है इंडोनेशिया के बाली में। तब हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह अड़ गए, नॉन कोऑपरेशन, असहकार, कि जब तक आप ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर की कृषि सब्सिडी का मैटर सॉल्व नहीं करते, हम डब्ल्यूटीओ के कोई भी फ्यूचर एग्रीमेंट पर कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो फिर डब्ल्यूटीओ को झुकना पड़ा और उन्होंने एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में एक पीस क्लॉज ऐड किया। वो ऐसी बात है कि जेम्स बॉन्ड को आप जानते हैं लाइसेंस टू किल है, कि वो किसी को भी मारेगा उसके खिलाफ FIR रजिस्टर नहीं होगी। उसी तरह कोई भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री अपने ये सब फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, राशन की दुकानों पर अनाज देना है, गरीबों में बांटना है, इस टाइप के प्रोग्राम के लिए चाहे उतनी एग्रीकल्चर सब्सिडी दे सकता है। लेकिन ये एक टेम्पररी इम्यूनिटी थी कि मान लो 3-4 साल तक का आपको माफ है, तब तक हम नेक्स्ट समिट में
एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बना देंगे कि कितना परसेंटेज सब्सिडी कोई दे सकता है। हालांकि इसके बाद जितनी समिट्स होती हैं उसमें कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ रहा है, तो ये टेम्पररी इम्यूनिटी समझो कि अनंत काल तक चालू ही है। अच्छा, आप अपने शब्दों के चयन पे भी थोड़ा ध्यान रखें, बी केयरफुल इन योर चॉइस ऑफ वर्ड्स। आप आसानी से विजुलाइज कर सके इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, लेकिन जब आप मेंस में लिखते हैं या इंटरव्यू में बोलते हैं तो ज़्यादा शालीन भाषा होनी चाहिए। डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देश, डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देश, ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज, एडवांस्ड इकोनॉमीज, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है। मित्रों, 8 अप्रैल यानी बुधवार रात 9 बजे मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर एक फ्री लाइव लेक्चर लेने वाला हूँ। विन 26 इकोनॉमी, उसका पिलर 4AB मतलब एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, और ये हिस्सा है मेरी एनुअल विन 26 इकोनॉमी सीरीज। मतलब वहाँ पर पूरे साल के करंट अफेयर्स यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए मैं पढ़ाता हूँ, और आज का नहीं 2020 से ये चल ही रहा है। और इसमें कोई टाइम पास बोल बच्चन नहीं, प्रॉपर पावर पॉइंट और हैंडआउट के साथ होती है पढ़ाई। और इस सीरीज में ऑलरेडी 4 लेक्चर हो चुके हैं और 5वां फ्री लेक्चर 8 अप्रैल बुधवार रात 9 बजे होने वाला है। तो आज ही अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करें, मृणाल पटेल सर्च करें, फ्री क्लासेस टैब्स में जाए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में भारत जैसे देशों को पीस क्लॉज द्वारा एक प्रकार से स्पेशल ट्रीटमेंट मिली, तो इसे आप क्या कहेंगे? स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट यानी SDT। अमेरिका, यूरोप आदि चाहते हैं कि ऐसा अनंत काल तक तुम स्पेशल ट्रीटमेंट मत दो, इसको खत्म करो। तो जितनी समिट होती है उसमें ये भी एक झगड़ा चलते रहता है। तो WTO के सभी मेजर अग्रीमेंट में हमने ज़्यादा फोकस किया एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर और उसमें फूड सब्सिडी के इशू पर। अब इसके अलावा कुछ और भी एक एक दो लाइन वाले अग्रीमेंट से समझ लेते हैं। तो सब मिसेलेनियस अग्रीमेंट्स, उसके बाद हम कैमरून की समिट पे जाएंगे, उसके बाद कुछ और कंसेप्ट देखेंगे, एंड लास्टली हम देखेंगे PYQ। मित्रों, ये कोई दवाइयों के पेटेंट, कोई सॉफ्टवेयर का कॉपीराइट और उसकी पायरेसी हो रही है, ये सबके साथ जुड़ा कंसेप्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो सभी देशों ने पायरेसी से लड़ना चाहिए, पेटेंट का सम्मान करना चाहिए। इसके वास्ते 1995 में WTO का अग्रीमेंट बना ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, दैट इज ट्रिप्स अग्रीमेंट। फिर 1996 में बना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट IT। इसमें ऐसी बात है कि कुछ 200-300 अलग अलग कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं, सामान है, उस पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर कोई कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगेगी, 0% कस्टम्स ड्यूटी। सभी देशों ने इस अग्रीमेंट को साइन नहीं किया, तो इसे मल्टीलेटरल अग्रीमेंट नहीं बोल सकते, इसे कहते हैं प्लूरीलेटरल अग्रीमेंट। भारत ने भी साइन तो शायद किया था, लेकिन हमें खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग हम इतना डेवलप कर नहीं पाए, इनने सारा मार्केट कैप्चर कर लिया। तो ये हुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट। उसके बाद 2013 में बनता है ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट। मतलब ये इंपोर्टर एक्सपोर्टर जो भी जाता है उसका कार्गो का इंस्पेक्शन होता है, तो उसमें इंस्पेक्टर राज थोड़ा कम किया जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया जाए, सेल्फ सर्टिफिकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये सब होना चाहिए ताकि व्यापार में सुगमता रहे। तो 2013 की बाली समिट में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था, भारत ने भी इसे साइन किया है। इसके अलावा ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स यानी ट्रिम्स अग्रीमेंट, उस पर यूपीएससी ने एक विचित्र सवाल पूछा जो वीडियो के एंड में हम देखेंगे। फिर कुछ हैं प्लूरीलेटरल अग्रीमेंट, मतलब सभी 166 मेंबर्स ने साइन नहीं किए, कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर्स ने साइन किए, जैसे डेयरी का अग्रीमेंट, एयरक्राफ्ट अग्रीमेंट, फिर मैंने बताया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट, मीट अग्रीमेंट वगैरह। लेटेस्ट कौन सा अग्रीमेंट बना? तो 2022 में फिशरीज सब्सिडी पर एक अग्रीमेंट बनाया गया, क्योंकि WTO चाहता है कि अलग अलग देश अपने मछुआरों को इतनी सब्सिडी दे रहे हैं और दे दनादन वो मछली पकड़ रहे हैं, तो पर्यावरण को खतरा है, तो इस पर कुछ रोक टोक लगाई गई। हालांकि भारत सरकार को ऐतराज़ है कि हम तो अपने मछुआरों को बहुत कम सब्सिडी दे रहे हैं, पहले आप ये चाइना, USA, जापान ऐसे बड़े देशों को टारगेट करिए, फिर हम पर आइए। अब ये भी जो अग्रीमेंट है, इसमें मैंने आपको बताया 166 मेंबर्स हैं, तो मेजॉरिटी मेंबर जब तक इसे रेटिफाई नहीं करे इसका अमल नहीं होगा। तो इतने सालों से ये भी मामला लटका है। 2026 की कैमरून समिट में उम्मीद थी कि इसका कुछ सॉल्यूशन लाया जाएगा, लेकिन कोई सॉल्यूशन आया नहीं। तो मैंने आपको कुछ मिसेलेनियस अग्रीमेंट्स बताए। अब नेक्स्ट मुद्दा है कंसेप्ट्स, जैसे मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या, ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री एक्सेस क्या। मान लीजिए भारत चीन से कार एक्सपोर्ट हुई और अमेरिका ने 25% टैक्स लगाया, तो लगा भी सकते हैं। वो ये कहें देखो तुम ऐसे गरीब देश थोड़े हैं कि हम अमेरिकन आइडल योजना के तहत आपको जितवा दें, यू आर नॉट अ लिस्ट डेवलप कंट्री,
लेकिन वहीं पर अगर सोमालिया से कोई माल एक्सपोर्ट हुआ तो फिर अमेरिका यूरोप सब कहें देखो तुम बहुत गरीब हो, तो अमेरिकन आइडल योजना है 0% टैक्स आपके सामान पर। तो इसे कहा गया ड्यूटी फ्री क्वोटा फ्री एक्सेस। क्वोटा का मतलब क्या है कि मान लो पहला पेन एक्सपोर्ट किया तो 0% टैक्स, दूसरा किया तो भी 0% टैक्स, 50 किए तो भी, 100 किए तो भी। मतलब ऐसा कोटा नहीं है कि मान लो सोमालिया से हम 100 बॉल पेन तक ही माफ है, फिर बाकी का नेपाल से लेंगे, ऐसा कोई कोटा नहीं है। तो लिस्ट डेवलप कंट्रीज, अति पिछड़े देश, उनको ये फायदा है। अब यहाँ पर बांग्लादेश को तकलीफ हो गई कि धीरे धीरे उनका थोड़ा आर्थिक वृद्धि हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, तो 2026 में उनका एलडीसी स्टेटस समाप्त हो जाएगा। यानी कि अब बांग्लादेश से अगर माल ब्रिटेन में, यूरोप में, अमेरिका जाएगा तो उस पर 0 टैक्स नहीं, कुछ ज़्यादा टैक्स लगेगा। लेकिन फिर डब्ल्यूटीओ ने कहा देखो चिंता मत करो, आपका बीपीएल कार्ड भले समाप्त हो गया लेकिन अगले 3 साल के लिए भी आपका इंडियन आइडल में जीतना तय रहेगा। मतलब आपका ये ड्यूटी फ्री कोटा फ्री एक्सेस अगले 3 सालों तक फिर भी वैलिड रहेगा, भले आप एलडीसी में से ग्रेजुएट हो गए। नेक्स्ट इज मोस्ट फेवर्ड नेशंस। मान लीजिए भारत और ओमान के बीच एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता हुआ कि आपस में जो भी चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे उस पर कोई टैक्स नहीं, 0। तो यानी इंडिया के लिए ओमान हो गया उसका मोस्ट फेवर्ड नेशन कि तुम हमारे बेस्ट फ्रेंड हो। डब्ल्यूटीओ कहता है बराबर है, लेकिन भारत ने बाकी भी जो 166 मेंबर्स हैं उनको भी सेम तरीके से ट्रीट करना होगा जैसा कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड ओमान को ट्रीट कर रहे हो। यानी कि चीन से आने वाले सामान पर भी भारत ने 0% टैक्स ही लगाना चाहिए। अब सोचिए अगर हर एक देश ऐसा अपना हृदय परिवर्तन, चेंज ऑफ हार्ट कर दे और बाकी सबको अपना बेस्ट फ्रेंड मान ले, तो सभी देशों के बीच टैक्स एकदम खत्म हो जाएगा और इंटरनेशनल ट्रेड एकदम दे दनादन ग्रो हो जाएगा। आपके इसमें भारत का नुकसान है ना, चीन वाला तो हमको ऐसा ट्रीट नहीं करेगा। यू आर राइट। इसलिए जो एमएफएन कंसेप्ट है इसमें ऐसी बात है कि रेसिप्रोसिटी रिक्वायर्ड, पारस्परिकता होनी चाहिए कि चीन भारत के सामान पर 0% टैक्स करे तभी हम बाध्य होंगे कि हमने उसे ओमान की तरह अपना बेस्ट फ्रेंड ट्रीट करना है। तो अब है कि चीन ऐसा करेगा नहीं तो हम भी ऐसा करेंगे नहीं। और गलती से अगर चीन डब्ल्यूटीओ में कंप्लेन करने चला भी गया तो भारत का कुछ उखाड़ नहीं सकता क्योंकि डब्ल्यूटीओ में जजेस की वैकेंसी है। मतलब डब्ल्यूटीओ के सारे नियम कानून अग्रीमेंट वो किसी का कुछ उखाड़ नहीं सकते। इट इज़ अ फेल्ड इंस्टीट्यूट, जस्ट लाइक यूनाइटेड नेशन का आज की तारीख में कोई वजूद नहीं है। ना इजराइल पैलेस्टाइन को रोक सकता है, ना यूएस ईरान को रोक सकता है, ना रशिया यूक्रेन के युद्ध को वो रोक सकता है। आगे बढ़ते हैं, कैमरून समिट और बाकी समिट्स। वर्ष 2001 में कतर के दोहा में डब्ल्यूटीओ की समिट होती है और वहां से एक कंसेप्ट आता है दोहा डेवलपमेंट एजेंडा। उसमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ने ये बोला कि देखो हम बहुत गरीब हैं, इसलिए अमेरिकन आइडल योजना चलाओ, हमारे सारे टैक्स माफ करो, और अमेरिका ने अपना पैसा और अपनी टेक्नोलॉजी हमें देनी चाहिए ताकि हमारी लोकल इंडस्ट्री भी अच्छा अच्छा टीवी, फ्रिज, मोबाइल, गाड़ियां बना सके। सामने अमेरिका यूरोप ने विरोध किया कि तुम लोग इतने गरीब नहीं हो तो तुमको अमेरिकन आइडल नहीं बना सकते। अब ये जो पूरा झगड़ा या विवाद चलता है उसको डिप्लोमेटिक भाषा में क्या कहते हैं, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा। अब आप जानते हैं पति पत्नी के बीच कभी लड़ाई हो जाए तो फिर अगले 20 सालों तक उस दिन तुमने ये ऐसा क्यों बोला था, ऐसा पॉइंट पे अटक जाएंगे दोनों लोग। तो दोहा समिट के बाद जितनी समिट होगी उसमें एक तरफ भारत चीन रहेंगे, दूसरी तरफ अमेरिका यूरोप रहेंगे। भारत चीन जिद करेगा कि ये मीटिंग के बाद जो फाइनल डेक्लेरेशन है उसमें आप लिखो कि वी आर कमिटेड टू दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, और सामने अमेरिका यूरोप के नहीं, तुम कहाँ गरीब हो, तुम्हें अमेरिकन आइडल बनाने की बात हमने कभी कबूल की ही नहीं है। तो इनकी पीपुड़ी इसी में अटक जाती है और द हिंदू कॉलमनिस्ट इस पे ही लंबी लंबी कहानियां कॉलम लिखते रहते हैं। तो पूरा मामला क्या है मैंने आपको एक लाइन में समझा दिया। तो 1995 में डब्ल्यूटीओ बनता है। इसकी ये जो मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस है, मंत्रिपरिषद, नॉर्मली हर 2-2 साल पे होती है। हालांकि ऐसा पत्थर पे लकीर नहीं खींचा है, जैसे कोरोना में कैंसिल भी करना पड़ा था। तो हाल के वर्षों में जो नोटेबल समिट्स हुई आपकी स्क्रीन पर है, वीडियो पॉज करके देखिए। 4, 3, 2, 1। तो जैसा आप देख सकते हैं 2024 में अबू धाबी में हुआ और उसके 2 साल बाद 2026 में अफ्रीका के कैमरून देश और उसके कैपिटल याउंडे में ये हुआ। अब ये याउंडे समिट या जिसे हम कहें मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस नंबर 14, 14वीं बार मिले थे, उसका आउटकम क्या है? जवाब है कुछ नहीं। आउटकम बस इतना है कि इधर हम अपनी चर्चा खत्म नहीं कर पाए तो हमारा जो हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड, वहाँ बाकी चर्चा करेंगे।
फिर भी जो ज्वलंत मुद्दे थे, बर्निंग इशू, वो समझ लेते हैं। अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, किंडल, स्पॉटिफाई, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन। कहीं सर्वर है, वहाँ से हम डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं, किंडल की बुक्स पढ़ रहे हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन एक देश से दूसरे देश में हो रहा है और आप पैसा दे के खरीद रहे हैं। ये तो कमर्शियल एक्टिविटी हो ना, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या लगता है? कस्टम्स ड्यूटी। लेकिन 1998 में तय हुआ कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर कोई कस्टम्स ड्यूटी नहीं होगी। ऐसा मॉरेटोरियम लगा। मॉरेटोरियम मतलब टेम्पररी सस्पेंशन, कायमी नहीं, टेम्पररी। अब ये टेम्पररी सस्पेंशन धीरे धीरे अब खत्म होने वाला था 2026 में। तो दो बातें होनी चाहिए कि हाँ, आप दे दनादन टैक्स लगाओ, या फिर होना चाहिए कि ठीक है, अभी कुछ साल और चला लेते हैं। तो ट्रम्प पड़ गया कि 5 साल और एक्स्ट्रा ये टैक्स माफ करो, जबकि ब्राजील और बाकी देश ने कहा नहीं, मैक्सिमम 2 साल और इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। अब इस बात पर क्योंकि ट्रम्प मतलब अमेरिका से जो डेलीगेट्स आए थे वो ज़्यादा अकड़ गए, तो कोई सोल्यूशन आया नहीं। तो यानी अब ये सारी चीज़ एक्सटेंड नहीं हुई है, तो हो सकता है भविष्य में इस पे कस्टम्स ड्यूटी भारत सरकार भी लगाए, तो हो सकता है अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन के भाव बढ़ भी सकते हैं। तो अब ऐसा होगा कि नहीं, पक्का नहीं बोल सकते, क्योंकि मीटिंग तो इनकन्क्लूसिव है। और WTO ने कहा देखो, ये चर्चा जो बाकी रहेगी तो हमारा हेडक्वार्टर जिनीवा में उधर बात करते हैं। दूसरा, पेटेंट में भी कुछ विवाद हुए। लगभग 1 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, प्रोडक्ट पेटेंट वर्सेस प्रोसेस पेटेंट। उसमें हमने एक बात की थी कि ब्लड कैंसर की एक दवाई बेयर फार्मा ने बनाई, बहुत महंगी बेचते थे, 2.5 लाख रुपए की, और वो कहते थे हमारा पेटेंट है, कोई और नहीं बना सकता। तो भारत सरकार ने कंपलसरी लाइसेंस जारी किया कि ये दवा बनाने का कंपलसरी लाइसेंस हम हैदराबाद की नाटको कंपनी को देते हैं, भले बेयर फार्मा को पसंद हो या ना हो। और उसके बाद नाटको ने ये 2.5 लाख की दवा सस्ते में बना के 8,000 रुपये में बेचनी है। तो मान लो नाटको ने 8,000 रुपये में बेचा, तो उसमें से 800 रुपये नाटको कंपनी बेयर फार्मा को देगी रॉयल्टी के रूप में। ऐसा कंपलसरी लाइसेंस हो सकता है जब हाँ, जनहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में सरकार चाहे तो ये कर सकती है। तो WTO का जो ट्रिप्स अग्रीमेंट है, इसमें ये सब अलाउड था। लेकिन ये भी ऐसी जो इम्यूनिटी या इसके टेक्निकल रूल्स थे, वो भी नेटफ्लिक्स जैसा केस है उसका कि वो अब समाप्त हो रहे थे। तो क्रिटिक्स को ये भी लगता है कि ट्रिप्स में वो जो प्रोटेक्शन था कंपलसरी लाइसेंस वाला, वो भी अब खत्म हो गया। तो भविष्य में अमेरिका और यूरोप की फार्मा कंपनियां भारत सरकार को कोर्ट में घसीट भी सकती। तीसरा बर्निंग इशू था फिशरीज सब्सिडी। मैंने आपको बताया भारत सरकार का ये कहना है कि चीन, अमेरिका, जापान पे पहले टाइट करो, उसके बाद हम अपने मछुआरों को कम सब्सिडी देंगे। तो इस पे भी कोई कंक्लूजन आया नहीं। तो मतलब ये जो कैमरून समिट हुई, इट रिमेन्ड इनकन्क्लूसिव। चाहे आप नेटफ्लिक्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर कस्टम ड्यूटी की बात करो, चाहे दवाइयों के पेटेंट पर कंपलसरी लाइसेंस की बात करो, या फिशरीज सब्सिडी खत्म करने की बात करो, बस डिसीजन इतना हुआ कि ये सारे मुद्दे पर हम कंक्लूड नहीं कर पाए, तो जिनीवा हेडक्वार्टर में वापस मिलके वहाँ आगे की चर्चा करेंगे। और ये आज का नहीं है, इससे पहले भी अर्जेंटीना के बुएनोस एयरिस शहर में जब इनकी समिट हुई थी, तब भी वो ऐसी इनकन्क्लूसिव ही गई थी, कोई उसमें निष्कर्ष नहीं आया। पिछले कई सालों से यही चल रहा है। इसलिए इकोनॉमिक सर्वे ने भी ये पाया कि WTO प्रभावी रूप से काम नहीं कर पा रहा। इस कारण आजकल मिनी लेटरलिज्म बढ़ रहा है। देखिए, मल्टीलेटरलिज्म क्या है कि सभी देश साथ मिलकर कुछ करें। मिनी लेटरलिज्म मतलब क्या कि जैसे क्वाड के नाम पे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, USA 4 देश मिलकर अपना कुछ छोटा सा कर लेंगे, या I2U2 के नाम पे इंडिया, इजराइल, UAE, USA 4 देश अपना मिलकर कुछ करेंगे। और उसी तरह फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भारत ब्रिटेन ने किया, भारत और यूरोपियन यूनियन ने मदर ऑफ ऑल डील्स की, न्यूजीलैंड के साथ, ओमान के साथ हमने अग्रीमेंट किए। या फिर रीजनल अग्रीमेंट्स कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP अग्रीमेंट, कि जहां पर आसियान देशों ने चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों के साथ एक डील कर दिया। आजकल ऐसा ही चल रहा है, मतलब WTO इज फेलिंग। हालांकि ये ओपिनियन वाली बातें हुई, सजेशन वाली बात हुई, तो ये मेंस के लिए ज़्यादा उपयोगी है। आखिर में अब हम सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हाँ तो मित्रों, कुछ PYQ देखते हैं। सबसे पहले इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का ये प्रश्न आप देखिए वीडियो पॉज करके। 4, 3, 2, 1। हाँ तो बहुत आसान है कि तीनों स्टेटमेंट ही यहाँ पर तो करेक्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो द आंसर इज D 1, 2, 3। अब समझिए ये जनरल सेंस में पूछ रहा है, इसको आप फिर वकील की तरह उसमें नुक्स निकालने बैठेंगे हर स्टेटमेंट में, वो इस टाइप का प्रश्न ये नहीं है। अगला प्रश्न 4, 3, 2, 1।
अब यहाँ पर आप देखिए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एक अग्रीमेंट तो बनाया ना, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स अग्रीमेंट, जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करता है। तो ऐसा तो है नहीं कि डब्ल्यूटीओ घास काट रहा है और आईपीआर के बारे में वो चुप है, जबकि ये स्टेटमेंट क्या बोला है कि डब्ल्यूटीओ डिस्टेंसेस इटसेल्फ इन फ्रेमिंग रूल्स ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो गलत हो गया ना। तो इस हिसाब से फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग। जहाँ देखिए उड़ा दो, तो बी चला गया, डी चला गया। अब बाकी स्टेटमेंट में आप सोचिए मुकेश अंबानी एक तरफ यूएई से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं और उसी को प्रोसेस करके पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है उनकी, तो नायलॉन, पॉलिएस्टर ऐसा सब कपड़ा बना के अफ्रीका को एक्सपोर्ट भी करते होंगे। डब्ल्यूटीओ क्या कहता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर टैक्स कम होने चाहिए। तो दोनों ही सूरतों में अंबानी को इंपोर्ट में और एक्सपोर्ट में दोनों जगह फ़ायदा होगा। तो यस, डब्ल्यूटीओ हेल्प्स बोथ इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स। अब ये क्वेश्चन में मैं देखता हूँ कुछ बाबू सोमना डेमोग्राफी के कैंडिडेट वकील बन जाते हैं। उनका ये कहना नहीं, डब्ल्यूटीओ केवल एक्सपोर्टर की मदद करता है, इंपोर्टर की मदद नहीं करता। तो आप याद करो, हमने पढ़ा ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट, उसमें तो बात है ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करो, तो एक प्रकार से मदद तो हुई। एंड सेकंडली जो एक्सपोर्टर है उसने भी कुछ तो इंपोर्ट किया होगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कि अगर अंबानी नायलॉन एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे भी पेट्रोकेमिकल तो इंपोर्ट किया ना, तो कहीं तो मदद हुआ है। तो उसको जनरल सेंस में पूछ रहा है, वो वकील की तरह नहीं पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अपने क्लाइंट को डिफेंड करना है आपको। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट जो कहता है कि गोल ऑफ डब्ल्यूटीओ इज टू हेल्प प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, बराबर सबकी मदद कर। तो सेकंड इज करेक्ट। तो अब जो बाकी बचा था उसमें डी में सेकंड नहीं, तो वो भी एलिमिनेट हो गया। तो जो बचे हो जवाब है, आंसर इज ए 1, 2 एंड 3। अगला सवाल मोस्ट फेवर्ड नेशन के बारे में, वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। 4, 3, 2, 1। अब देखिए डब्ल्यूटीओ ने किसी अग्रीमेंट में ऐसा तो बोला नहीं कि दवा और दारू दोनों पर सेम टैक्स होना चाहिए, तो वो तो गलत है। डब्ल्यूटीओ ने ऐसा भी नहीं बोला कि लोकल प्रोड्यूसर और फॉरेन प्रोड्यूसर के बीच अलग अलग बर्ताव होना चाहिए, वो तो चाहता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर टैक्स कम हो। तो इस कारण से ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो गलत हो गए, क्योंकि ये बातें डब्ल्यूटीओ ने बोली नहीं। सो नाउ वी आर 50-50 कि आंसर या तो ये हो सकता है, नहीं तो बी हो सकता है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब क्या है। अब आप सोचिए, मैं आपको ऐसे भी बोल सकता हूं कि इफ़ यू स्टडी यू विल पास, आप पढ़ोगे तो पास होगे। और मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि इफ़ यू डोंट स्टडी यू विल फेल, आप नहीं पढ़ोगे आप फेल होगे। तो दोनों ही बातें सेम है। लेकिन जो इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स होते हैं वहाँ पर भाषा थोड़ी ज़्यादा संयमित होती है, डिप्लोमेटिक होती है। तो वो तुम ये नहीं करोगे तुम फेल हो जाओगे, ऐसी भाषा वो नहीं इस्तेमाल करेंगे, वो पॉजिटिव भाषा इस्तेमाल करेंगे। इफ़ यू स्टडी यू विल पास। तो वो क्या बोलेंगे कि देखो इंडिया, तुमने ओमान को अपना बेस्ट फ्रेंड माना, तो बाकी देशों को भी तुम ऐसा ही अपना बेस्ट फ्रेंड मानो। हालांकि उसमें आगे बात चलेगी कि अगर चाइना तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड के रूप में ट्रीट नहीं कर रहा है, आपकी चीज़ों पर 200% टैक्स लगा रहा है, तो आप भी लगा सकते हैं। लेकिन वो बाद की बात है, शुरुआती भाषा उसकी क्या पॉजिटिव होगी। तो अब ये जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है, वो दोनों में ही टीम आप सोचने बैठो तो सेम ही है कि जो आपको फ्रेंड की तरह ट्रीट करे उसको फ्रेंड की तरह ट्रीट करो, जो आपको फ्रेंड की तरह न ट्रीट करे उसको मत ट्रीट करो। तो दोनों आपको सही लगेंगे, लेकिन ज़्यादा पॉजिटिव या डिप्लोमेटिक क्या होगा? ऑप्शन ए कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन नेशन, देशों के बीच भेदभाव नहीं करना है। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज ए। एक और सवाल ट्राई करिए। 4, 3, 2, 1। मित्रों, ये जो ट्रिम्स के बारे में इन्होंने सवाल पूछा, इतना तो एक तो ये अग्रीमेंट, ट्रिम्स अग्रीमेंट इतना फेमस नहीं है, किताबों में इतनी बारीकी से बात नहीं। इन्होंने पूछा, फिर इनकी वेबसाइट का अबाउट अस पेज देखो, तब जाके मिलता है कि ये जो ट्रिम्स अग्रीमेंट है वो सर्विसेज पे लागू नहीं होता। उस हिसाब से फिर आप ये जो सेकंड स्टेटमेंट है कि दे अप्लाई टू बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, वो गलत है। सर्विसेज पे वो, तो सेकंड इज रॉन्ग। उस हिसाब से आप एलिमिनेट करो तो जवाब आएगा सी। हालांकि टफ क्वेश्चन है क्योंकि इतना किताबों में है नहीं। अब जब भी ऐसा पेपर में यूपीएससी कुछ विचित्र पूछे तो आप पाएंगे बहुत सारे सोशल मीडिया में मसीहा खुद को बनाने वाले टीचर्स आप पे दोषारोपण करेंगे कि देखो तुमको सपना आ जाना चाहिए था कि यूपीएससी ऐसा ही पूछती है, यूपीएससी इज टेस्टिंग आईक्यू नहीं ईक्यू। तो मैं ऐसी थियरी में यकीन नहीं करता। मैं तो कबूल कर लेता हूँ मैंने नहीं पढ़ा था। जब उन्होंने पूछा मैंने ऐसा नहीं पढ़ाया था ट्रिम्स के इतना डिटेल में। हालांकि उनके पूछने के बाद मैंने अपने इकोनॉमी नोट्स अपडेट किए हैं ताकि भविष्य में कुछ पूछे तो आप अटैच उसे सॉल्व कर सको। इसके अलावा इकोनॉमी और बाकी सभी सब्जेक्ट के ऐसे टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं।
इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। तो इस लिंक पर आप जाइए। अनअकैडमी ने आपके लिए फ्री में सब प्रिपेयर किया है। बाकी मैंने आपको बताया कि इस साल यूपीएससी के एग्जाम में अनअकैडमी का अभूतपूर्व रिजल्ट कि रैंक 1 से लेके कुल मिलाकर 109 ऐसे लर्नर्स हैं जिन्होंने हमारा ऑनलाइन पेड क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन किया था। फ्री मॉक इंटरव्यू, फ्री मॉक टेस्ट के लर्नर्स की मैं बात नहीं कर रहा। तो इस खुशी में अनअकैडमी का 1 साल का सब्सक्रिप्शन केवल 16,999 में आपको मिल रहा है विद द डिस्काउंट कोड mrunal.org। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.